नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने कुछ वीडियोस मेरे पुराने देखे हैं, अगर आपको पसंद हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। तो दोस्तों आज मैं जिस जजमेंट के लिए आपके समक्ष लेकर आया हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट है। ये 20 अप्रैल 2021 में आई है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021 बनाए हैं, जो कि जजमेंट के साथ ही एनेक्स्ड किए गए हैं। तो इस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अगर इन कंपैरिजन टू कि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपके जो भी पेंडिंग है केसेस 498 406 आईपीसी के जो भी केसेस पेंडिंग है, इसमें ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव मटेरियल मिलेगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में देखिए क्या था इसमें, ये देखिए ये एक जजमेंट थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट थी और ये जजमेंट थी to issue certain guidelines regarding inadequacies and deficiency in the criminal trials और versus state of Andhra Pradesh and others। तो देखिए ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मतलब कोई किसी ने पिटीशन नहीं डाली थी, जो ये नोटिस किया था कि काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेसीज और डेफिशिएंसी हैं क्रिमिनल ट्रायल्स में, क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्स कंट्री है और हर स्टेट की एक अपनी एक माननीय हाई कोर्ट है। तो उनके बीच में, और जो हाई कोर्ट जो है वो सुपरवाइज करती है सेशन कोर्ट्स और लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होता है। तो यूनिफॉर्मिटी देखिए, हर हाई कोर्ट की अपने अपने रूल्स होते हैं और अगर जो रूल्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, कई जो माननीय कोर्ट्स होती हैं उनमें जो रूल्स हैं और दूसरी कोर्ट्स के साथ यूनिफॉर्मिटी प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो रिट पिटीशन मतलब सुओ मोटो एक रिट पिटीशन कंसीडर की थी और जो कि नोटिसेस भेजे थे जितने भी माननीय हाई कोर्ट्स के पास। और ये आर्टिकल 32 के ऊपर में बनाई गई थी। आर्टिकल 32 में एंटरटेन की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सुओ मोटो रिट पिटीशन थी। तो ये पर्पस क्या था इस पिटीशन में, तो देखिए उन्होंने बताया था कि कई डेफिशिएंसीज हैं जो क्रिमिनल ट्रायल्स में और जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं क्रिमिनल प्रोसीजर्स में और क्रिमिनल केसेस में। तो और जो खासकर जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस होते हैं, एग्जिबिट्स होते हैं और मटेरियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो जजमेंट में लगाए, जो कि जजमेंट में एग्जिबिट किए जाते हैं, तो वो एक लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रैक्टिस है इन preparation of injury reports, deposition of witness, translation of statements and numbering and nomenclature of witnesses, naming of the material objects etc। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस नहीं है जो इंजरी रिपोर्ट्स बनाने में, लिस्ट डिपोजिशन ऑफ विटनेसेस, ट्रांसलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स या नॉमेनक्लेचर ऑफ विटनेसेस में एक यूनिफॉर्मिटी प्रोसीजर नहीं होने की वजह से इसको जो है एक सुओ मोटो रिट पिटीशन एक कंसीडर कर ली। उसके बेस में मतलब उन्होंने कहा कि माननीय कोर्ट ने कहा कि काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं जो क्रिमिनल ट्रायल्स में आ रही हैं। तो फिर ये नोटिस वगैरह जो थे वो भेजे गए दूसरे माननीय कोर्ट्स के पास, और जिन कोर्ट्स ने अपने फ्रेम नहीं किया, साथ में ये भी लिखा कि मैनी अदर हाई कोर्ट्स हैव नॉट फ्रेम सच रूल्स। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना एक ड्राफ्ट रूल्स बनाया है जो कि सब जगह एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया में जो है वो सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो ये सारा उसमें पॉइंट्स, आप इस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं जजमेंट्स में, क्योंकि इन्होंने ओपिनियंस मांगे थे, फिर सब ने अपने सबमिशंस दिए थे और कोर्ट्स ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई थी। मतलब कोर्ट ने जो ड्राफ्ट रूल्स जो प्रपोज किए गए थे उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लाई थी। जो फाइनल जो ड्राफ्ट रूल्स हैं हम उसी ऊपर हम चलते हैं। उसमें क्या बताया था देखिए, ये जो अनेक्स्ट किया गया है, ये जजमेंट के एंड पे अनेक्स्ट किया गया है। तो अब उसी जजमेंट के एंड पे हम आते हैं, जो ड्राफ्ट क्रिमिनल रूल्स ऑन प्रैक्टिस 2021। तो हम देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। पहले ये चीज़ बताई है कि ये बाकी सबसे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, और पहले ये चीज़ बताई है कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताए हैं 173, 207 एंड 208। यहाँ से आपका जो क्रिमिनल ट्रायल है वहीं से स्टार्ट होता है, जब आपको अक्यूज जो भी 498 में इन्वॉल्व होते हैं या दूसरे 406 या फिर दूसरे भी कोई भी रिलेटेड मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस हैं वो दिए जाते हैं। 161 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स
एग्जिबिट्स जो है इन्वेस्टिगेशंस और जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिलाई करता है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 207-208 सीआरपीसी में। आगे चलते हैं हम। देखिए अब आते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। देखिए जब भी कोर्ट में आपको मतलब जो भी विटनेस आएंगे तो उनका एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, तो जो पॉइंट्स हैं ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले चीज माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो डिपोजिशन ऑफ द विटनेस शैल बी रिकॉर्डेड इन टाइप्ड format if possible. The recording of evidence shall be prepared on computers if available in the court on dictation of the presiding officer. तो कोर्ट ने कहा है कि माननीय कोर्ट ने कहा है कि जितने भी एविडेंसेस होंगे वो टाइप फॉर्मेट में होंगे। अगर एविडेंस जो होंगे वो कंप्यूटर पे प्रिपेयर किए जाएंगे अगर अवेलेबल है, नहीं अगर है तो फिर इन ऑन द डिक्टेशन ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर। मींस जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो डिक्टेट करेंगे, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसको भी डिक्टेट करवाएंगे और जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उनको भी डिक्टेट कराएंगे, जो ताकि वो टाइप फॉर्म में डाला जा सके। लेकिन साथ में लिखा प्रोवाइडेड दैट इन केस लैंग्वेज ऑफ द डिपोजिशन इज टू बी रिकॉर्डेड इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और लैंग्वेज ऑफ स्टेट, द प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल simultaneously translate the deposition either himself or through a competent translator into English। देखिए आप जितने भी कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स हैं जो कि स्टेट्स में है, वहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है, वहाँ जो भी वकील और जो विपक्ष के जो भी वकील हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करते हैं, एविडेंसेस रिकॉर्ड कराते हैं। आप जो भी एविडेंस होगा उसको ट्रांसलेट करेंगे मजिस्ट्रेट साहब या फिर कोई ट्रांसलेटर कोई अपॉइंट किया होगा, करना पड़ेगा, वो ट्रांसलेटर होगा, वो ट्रांसलेट करेगा जो भी वर्जन होगा ताकि इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया जा सके। तो वैसे तो कई जगह तो अब अभी भी जो है हाथ से बैठ के लिखा जाता है, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं कई स्टेट्स में, जो मतलब बड़ी स्टेट्स हैं उसमें जो भी विटनेसेस हैं वो कंप्यूटर में टाइप नहीं होते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होता है, गवाही जो ली जाती है वो एक मतलब या तो कोर्ट के रीडर होते हैं या फिर कोई सिविल केसेस में तो कोई लोकल कमिश्नर को रखते हैं जो कि हाथ से जो है वो विटनेसेस का जो गवाही हैं वो लिखी जाती हैं। तो यही कहा है कि अब जो कंप्यूटर अवेलेबल है तो टाइप्ड होगी, और नहीं है तो अगर क्षेत्रीय भाषा में अगर वो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है एविडेंस तो उसको ट्रांसलेट किए करेंगे, या तो प्रेसिडिंग ऑफिसर साहब या फिर ट्रांसलेटर, कोर्ट ट्रांसलेटर होगा वो करेंगे। आगे लिखा क्या है, द रिकॉर्ड डिपोजिशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज ऑफ द विटनेस एंड इन इंग्लिश व्हेन ट्रांसलेटेड एज प्रोवाइडेड इन 6.1। देखिए वही चीज बताई उन्होंने 6.1 में, यही बताया कि जो लैंग्वेज होगी वो होगी विटनेस, मान लीजिए उसको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में ही रिकॉर्ड होगा लैंग्वेज जो भी डॉक्यूमेंट डिपोजिशन होगी, और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया जाएगा क्लॉज 6.1 के पार्ट के अंदर। तो जब साहब हिंदी में लिख देते हैं सब कुछ और ना राइटिंग कई बार समझ नहीं आती, तो ये तो उसको अगर कंप्यूटर है अवेलेबल तो उनको टाइप फॉर्म में उनको करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, द डिपोजिशन शैल विदाउट द एक्सेप्शन, डिपोजिशन शैल विदाउट एक्सेप्शन बी रीड ओवर by the presiding officer in the court. Hard copy of the testimony show recorded duly signed to be a true copy of the presiding officer court officer shall be made available free of cost against the receipt of to the accused or an advocate representing the counsel or to the witness and the prosecutor on the date of hearing। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले जब भी कोर्ट में गवाही रिकॉर्ड होती थी वो बस रिकॉर्ड में लिख के फाइल में साइन होके मजिस्ट्रेट साहब के साइन होके जुडिशियल फाइल में रख दी जाती थी। अब कोई किसी की जो गवाही है, अब अक्यूज उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है, अगर वो हाथ में कॉपी नहीं होती थी तो फिर या तो पहले अगर क्रॉस एग्जामिनेशन सेम डेट पे हो रहा है तो काफी ज्यादा दिक्कत वाला इशू हो जाता था कि क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, क्योंकि जाहिर है सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मतलब याद तो कर ही नहीं जा सकती। अगर इन कंपैरिजन अगर हाथ में कॉपी होती है, सर्टिफाइड कॉपी अगर अवेलेबल होती है, उसको देख के तो क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो अब यही कहा है कि जब भी एग्जामिनेशन होगा तो उसकी जो कॉपी है वो अक्यूज्ड को मतलब कोर्ट में ही सप्लाई की जाएगी, साथ में जो अगर अक्यूज इन पर्सन है तो अक्यूज को दी जाएगी, या फिर कोई एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं अक्यूज को तो एडवोकेट को पकड़ाई जाएगी, और जो विटनेसेस हैं और प्रोसिक्यूटर हैं उनको भी इसके कॉपी दी जाएगी उसकी। आगे देखिए आगे क्या बताया उन्होंने, ये ड्राफ्ट रूल्स क्या कहते हैं, a translator shall be made available in each court and presiding officer shall be trained in the local languages on the request of the प्रेसिडिंग ऑफिसर। तो क्या है कि अब हर कोर्ट में एक ट्रांसलेटर को अवेलेबल होना पड़ेगा
शैल बी मेड है, मीन्स कंपल्सरी, शैल बी मतलब कंपल्सरी हो गया है कि हर कोर्ट में एक ट्रांसलेटर को होना पड़ेगा। आगे फिर देखिए, द प्रेसिडिंग ऑफिसर शैल नॉट रिकॉर्ड एविडेंस इन मोर देन वन केस एट द सेम टाइम। तो अब जैसे कई क्या होता है कि 70 केस लगे, 80 केस हो रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, मतलब जो नीचे जो रिकॉर्डिंग करने वाले जो टेबल पे बैठे हुए हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और साथ में दूसरे केसों की भी विटनेस बॉक्स में रिकॉर्डिंग हो रही है, तीसरे में और एक साइड पे मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अब एक केस की एक टाइम पे एक से ज्यादा जो होगी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। चाहे अब जाहिर है फिर प्रेशर पड़ेगा, मान लीजिए अगर कोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए उस हिसाब से, जहाँ 80-70 केस, कई बार ऐसे केस में होता है कि कोर्ट्स में ऐसे होता है कि सिविल के भी मैटर देखते हैं और क्रिमिनल के भी मैटर देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में क्या है कि सिर्फ क्रिमिनल के मैटर देखे जाते हैं, और जो स्टेटों में जो कोर्ट्स बनी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स बनी है जैसे, तो वहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों देखे जाते हैं। तो 60-70 केस उधर, 60-70 140 30-40 केस हो जाते हैं। अब जो एविडेंस के कितने केस होते हैं उसमें, ये तो देखने का, ये तो मतलब इंक्वायरी का पार्ट है। अब जो भी होगा एविडेंस एट द वन टाइम एक ही केस के रिकॉर्डिंग की जाएगी। आगे से देखिए, फिर आगे बताया है रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, फॉर्मेट ऑफ द विटनेस। आप देखिए ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे जो जब तक आप इससे पहले जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा रही थी और अब जब ड्राफ्ट रूल्स आ गए हैं उसके बाद की जो प्रैक्टिस है उसमें काफी समानताएं हैं और कुछ चेंजेस भी हुए हैं। उस चेंजेस को जरूर देखिए, आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये चीजें। देखिए क्या बताया, द डिपोजिशन ऑफ ईच विटनेस शैल बी रिकॉर्डेड डिवाइडिंग इनटू सेपरेट पैराग्राफ्स, असाइनिंग द पैराग्राफ नंबर्स। जो भी रिकॉर्डिंग होगी उससे पैराग्राफिकली रिकॉर्ड की जाएगी, उन सबके पैराग्राफ नंबर दिए जाएंगे जो भी है। आगे लिखा है प्रोसिक्यूशन विटनेसेस शैल बी नंबर्ड एज PW1, PW2 etc. in seriatim. Similarly, defense witnesses shall be numbered as DW1, DW2 etc. The court witness shall be numbered as CW1, CW2 etc. तो प्रोसिक्यूशन के जो भी विटनेसेस होंगे वो PW1, PW2, PW3 के नाम से जो असाइन किए जाएंगे। कोर्ट विटनेस के होंगे CW1, CW2, CW3, और डिफेंस विटनेस के जो भी होंगे उनको रखा जाएगा DW1, DW2, DW3 ऐसा रखा जाएगा। आगे लिखिए, द रिकॉर्डिंग और डिपोजिशन शैल इंडिकेट द डेट ऑफ द चीफ एग्जामिनेशन, द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड द री एग्जामिनेशन। ये तो सेल्फ क्लेरिफाई है कि डेट होगी मेंशन, जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें डेट तो लिखी जाती है। आगे लिखा है, द प्रेसिडिंग ऑफिसर वेयर एवर नेसेसरी रिकॉर्ड द डिपोजिशन इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। तो देखिए आमतौर पे क्या होता है, जब भी रिकॉर्डिंग होती है वो नरेटिव फॉर्म में की जाती है रिकॉर्डिंग। आप कोई क्वेश्चन जो है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पुट अप किया गया है, अगर उसे लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये नरेटिव फॉर्म में नहीं लिया जा सकता, क्वेश्चन ए फॉर्म में लिया जाता है, तब इन हिज डिस्क्रिप्शन, मजिस्ट्रेट साहब की खुद की डिस्क्रिप्शन पे उसको क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट पे भी लिया जा सकता है उस स्पेसिफिक क्वेश्चन को। सारा का सारा रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अगर उन्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लिए जा सकते हैं तो वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पे कन्वर्ट किए जाएंगे क्वेश्चन। आगे लिखा है, ऑब्जेक्शन बाय द आइदर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस shall be taken note of and reflected in the evidence and decided immediately in accordance with the law or discretion at the learned judge at the end of the deposition of the witness in question। अब जैसे कोई क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, कई बार ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, तो ऑब्जेक्शन कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्शन लगा के यही बताया कि अब जो भी ऑब्जेक्शन लगाया तो उसको इमीडिएटली डिसाइड किया जाएगा, या फिर जो डिपोजिशन कंप्लीट हो जाती है, मतलब जो भी गवाही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है उस ऑब्जेक्शन को डिसाइड किया जाएगा। आगे देखिए, the name and the number of witness shall clearly stated on any subsequent date if evidence is not concluded on the date on which it begins। आगे देखिए exhibits के ऊपर आप आइए, exhibits of material objects and the evidence। अब देखिए पहले क्या होता था और अब क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट हो रही है उसको जरा ध्यान से देखिए, आपके यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके लिए ये जो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसमें बताया है कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस एग्जिबिट्स होंगे वो एग्जिबिट P1, PW2, PW3 इन सेरिटियम करके होंगे, और जो डिफेंस के जो एविडेंस होंगे वो एग्जिबिट्स होंगे वो D1, D2, D3 करके मार्क किए जाएंगे, और कोर्ट के एग्जिबिट्स होंगे C1, C2 करके मार्क किए जाएंगे। तो अब ये बताया है कि अगर अगला पॉइंट को देखिए, टू इजीली लोकेट द विटनेस through whom the document was first introduced in evidence, the exhibit number shall first show the witness number of such witness after the exhibit number। आफ्टर दी एग्जिबिट नंबर के बाद जो होगा लिखा जाएगा। इफ
an exhibit is marked without proper proof, the same shall be indicated by showing in bracket subject to proof. देखिए पहले क्या होता था, पहले जब भी कोई विटनेस का जो डॉक्यूमेंट है वो मार्क किया जाता था तो इस तरह से करते थे कि PW1/A, PW1/B, PW1/C। लेकिन अब क्या कहते हैं कि जो ड्राफ्ट मैनुअल जो 2021 आ गया है, अब ये कहा है कि डॉक्यूमेंट के बाद जो है वो जो भी विटनेस होगा उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी जाएगी। जैसे ये देखिए, ये बताया कि PW1, जैसे मान लीजिए PW1 एक इंट्रोड्यूस करता है डॉक्यूमेंट को, वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो P1 करके मार्क हुआ है तो वो इस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा P1/PW1। पहले क्या होता था, PW1A लिखा जाता था या PW1/1 या PW1/P2 करके ऐसे लिखा जाता था, P/P3 करके लिखा जाता था। अब रिवर्स हो गया, पहले डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट की पहले मार्किंग होगी, उसके बाद जो होगा वो विटनेस की मार्किंग होगी। अब ये लिखा है कि इफ प्रॉपर प्रूफ इज नॉट ऑफर्ड, अब मान लीजिए कोई फोटोकॉपी लगा दी किसी डॉक्यूमेंट की, अगर कि प्रॉपर प्रूफ नहीं ऑफर्ड किया है तो कोर्ट ऐसे मार्किंग करेगी, एग्जिबिट P1 PW1 ब्रैकेट में सब्जेक्ट टू प्रूफ, मींस जब तक कोई डॉक्यूमेंट जो है उसे प्रूफ नहीं किया, वैसे एग्जिबिट इटसेल्फ जो होता है वो प्रूफ नहीं होता है, वो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि ताकि इजीएस्ट रहे फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ मैटर में करने में इजीएस्ट रहे। अगर डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है तो वो ऐसा लिखा जाएगा, एग्जिबिट P1/PW1 सब्जेक्ट टू प्रूफ, जब तक प्रूफ नहीं कर, ऑनर्स उसी के ऊपर लाई करेगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया। सिमिलरली कहा कि अगर कोई सेकंड डॉक्यूमेंट मार्क किया जा रहा है तो ऐसे लिखा जाएगा, सेकंड डॉक्यूमेंट मार्क इज इंट्रोड्यूस्ड बाय PW1 इज विल बी एग्जिबिटेड एट P2/PW1। अगर कोई P3 होगा तो एग्जिबिट P3/PW1 ऐसे करके। फिर अगर कोई P4 होगा डॉक्यूमेंट, एग्जिबिट P4/ जो है PW1। तो अगर सिमिलरली आप विटनेस अगर बदले जाएंगे तो फिर PW2 लिखा जाएगा, फिर PW3 लिखा जाएगा, फिर PW4 लिखा जाएगा। डॉक्यूमेंट का जो होंगे वो इस डॉक्यूमेंट की जो मार्किंग होगी वो पहले गिनी जाएगी। आगे देखिए, फिर आगे बताया है subject to the reference to accused witness exhibits and the material objects। फिर आगे देखिए, आगे इस पोर्शन पे आते हैं हम, reference to the statements under section 161 and 164 CRPC। देखिए इस पोर्शन को बड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ये काफी ज्यादा फैटल भी हो सकता है, काफी ज्यादा इंजूरियस भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी जजमेंट्स आई भी हैं, वो जजमेंट्स में अगर रॉन्गली मार्क होने से वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट अक्यूज्ड के अगेंस्ट में चला जाता है। तो अब उस कंट्रोवर्सी को, मतलब उस डिस्क्रिपेंसी को खत्म करने के लिए जो एक गाइडलाइन बनाई गई है, ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए। अब मान लीजिए कोई आप डॉक्यूमेंट है, कोई स्टेटमेंट है, वो आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं, तो कुछ लाइंस अगर वो होगी उसी लाइन को ही, पैराग्राफ को आपको मार्क करके उसको मार्किंग करनी होगी। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कर देंगे वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा, तो वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट चला गया वो डॉक्यूमेंट, तो फिर वो रिवर्स जजमेंट, मतलब एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए जब भी कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, जो भी अगर 161 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है, स्पेसिफिक पोर्शन जो कॉन्ट्रडिक्ट किया जा रहा है उसी पोर्शन को मार्क करवाना है, उस पोर्शन को पार्टीशन करवा लीजिए, उस पार्टीशन करके मार्क करवाना है। तो जैसे A to A डैश, B to B डैश ऐसे करके कोई भी उस पोर्शन को मार्क करना है, पूरे डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट मार्क करके नहीं कराना है, नहीं तो वो अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन जाना नहीं चाहिए। लेकिन कोर्ट्स की जो अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, अगर पिनल कोई अगर मतलब पनिशमेंट इंपोज करना चाहती है तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है कि अक्यूज ने वो जो है डॉक्यूमेंट है वो अपने अगेंस्ट ही मार्क करा लिया, वो भी इट विल बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस। जब वो एक बड़ा एविडेंस बन गया फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए इस इशू को बड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या बताया गया। During the cross-examination, the relevant portion of the statements recorded under Section 161 CRPC used for contradicting respective witness shall be extracted। देखिए लिखा है relevant portion of the statement, जिसको आप contradict कर रहे हैं, used for the contradicting purpose respective witness shall be extracted। अगर इस साथ में ये भी होता है, if not possible to extract the relevant part of the aforesaid, the proceeding officer in his discretion shall indicate specifically and the opening and the closing word of the relevant portion while recording the deposition through the district mark। मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, जैसे आपकी लाइन है, अगर वो उस पोर्शन को मार्किंग नहीं की जा सकती, मान लीजिए इस तरह से मार्किंग हो रही है, 2 वर्ड्स की, मान लीजिए कोई
उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो पूरी जाहिर है पूरी लाइन 2 वर्ड्स हैं वो बीच में आ रहे हैं, मान लीजिए कोई 2 वर्ड्स हैं, अगर किसी वो 2 वर्ड्स हैं, मतलब पूरे सेंटेंस में आ रहे हैं, आप पूरे सेंटेंस को अगर आप मार्क करा देते हैं, मान लीजिए पूरा सेंटेंस है, इसको अगर आप मार्क करा देते हैं तो वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो जो स्पेसिफिक लाइन है, जो वर्ड्स हैं, अगर उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कोमा में अपनी जो एग्जामिनेशन जो शीट होगी, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड्स लिखे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि ये पार्टीशन करके ये मार्किंग करके इस पोर्शन को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया है कि अगर पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट को नहीं लिया जा सकता है तो फिर ओपनिंग वर्डिंग्स हो गए और एंडिंग वर्डिंग हो गए। जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा पैराग्राफ है ड्यूरिंग और ये मार्किंग, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ओपनिंग है और मार्किंग हो गया। तो ये जिसके बीच के जितने भी कंटेंट्स हैं वो उस पोर्शन के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई दूसरा पॉइंट एक लिखना चाहते हैं, जैसे इज करके और रेलिवेंट पार्ट को अगर आप गिनना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कोमा में इज से लेकर रेलिवेंट पार्ट तक का जो एंडिंग वर्ड है वहां तक लिखा जाएगा। बीच के जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने आप इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस तरह का ही जो कोई भी आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे स्टेटमेंट को 161 सीआरपीसी में, तो वो अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका जो ओपनिंग वर्ड्स और क्लोजिंग वर्ड्स बीच में ऐड करके वो जो होगा मार्किंग करवानी पड़ेगी। तो ये चीज थी 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट। अब लिखा है कि इन सच केसेस वेयर द रेलेवेंट पोर्शन इज नॉट एक्सट्रैक्टेड, द पोर्शन ओनली शैल बी डिस्टिंक्टली मार्क्ड एज द प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एग्जिबिट्स एज द केस मे बी, सोज दैट अदर इनएडमिसिबल पोर्शन ऑफ द एविडेंस आर नॉट द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। देखिए वही बताया कि अगर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं गिना जाएगा कॉन्ट्रडिक्शन में, सिर्फ स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं वही गिने जाएंगे। तो ये अपने रजिस्टर साहब अपने डिस्कशन पे उसको ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे ताकि पूरा का जो पोर्शन है वो इनएडमिसिबल हो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। तो देखिए आगे फिर बताया कि वेयर द रेलेवेंट पोर्शन इज नॉट एक्सट्रैक्टेड, एडमिसिबल पोर्शन शैल बी डिस्टिंक्टली मार्क्ड एज द प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस एग्जिबिट एज द केस में बी। तो उस पॉइंट पे उस जगह पूरा पोर्शन को एक्सट्रैक्ट को नहीं निकाला जा सकता है, तो एडमिशन पोर्शन जो होगा उसको मार्क किया जाएगा, चाहे वो प्रोसिक्यूशन विटनेस अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस विटनेस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो अक्यूज्ड का पहला इंपॉर्टेंट रूल है कॉन्ट्रडिक्शन करना, तो उस पैराग्राफ को कॉन्ट्रडिक्ट करना है। तो साथ में लिखा ओमनीबस मार्किंग ऑफ द स्टेट। सिमिलरली इन्होंने बताया कि जो 161 जो है वो 164 की स्टेटमेंट पे भी बिल्कुल ऐसे ही एप्लीकेबल होगा। जब 164 161 की बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए काफी दूसरे वीडियोस भी बनाएंगे अगर आपके इंटरेस्ट होगा तो। आगे देखिए ओमनीबस मार्किंग ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट एंड अंडर सेक्शन 161 64 सीआरपीसी शैल नॉट बी डन। पूरी की पूरी मार्किंग करना क्या है, इट शैल नॉट बी डन होगा। आगे देखिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है 30 जो 9 का जजमेंट का बता रहा हूँ, 294 के ऊपर बताने जा रहा हूँ। ये 294 सीआरपीसी में काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। देखिए जब भी कोई ट्रायल चालू होता है तो कुछ में जो एडमिशन एंड डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जरूर कर लीजिए। तो मतलब अगर एविडेंस स्टार्ट होने से पहले, अब देखिए ये ड्राफ्ट रूल्स बन गए हैं तो इसमें भी क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि एडमिशन एंड डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर पहले से ही कर लिए जाएंगे तो फिर बाद में जो होगा डिनाई नहीं कर सकता कोई प्रोसिक्यूशन की हम ये डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये लिखे, ये चीज बताइए इन्होंने, कोर्ट शैल draw up a scheme to or indicate a consecutive dates and when the witness would be examined. It is open to schedule recording of a set of witness deposition on one date and next on the other. The court shall, आगे देखिए, the court shall also before the commencement of trial ascertain if parties wish to carry out admission of any documents under section 294 and permit them to do so, after which consecutive dates of the trial shall be fixed. देखिए ट्रायल चालू होने से पहले ही जिस डॉक्यूमेंट्स पे आप चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन उसको एडमिट करे, जैसे कि आपके पास कोई डिफेंस के काफी डॉक्यूमेंट्स हैं कि आप मान लो कोई आपके पास फोन रिकॉर्डिंग्स हैं या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पता है जो हेल्पफुल है, उसको ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही मार्किंग मतलब एडमिशन एंड डिनायल के बेसिस पे 294 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन देके आप करा सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आप बनाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो इसमें क्या होगा कि अगर जब एक बार ट्रायल चालू होगा फिर एडमिशन डिनायल नहीं होंगे, फिर आपके एडमिशन का फिर एविडेंस में ही आप सिर्फ लगा पाएंगे। एडमिशन डिनायल ये 294 साफ कहता है कि नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन एंड डिनायल इन द क्रिमिनल ट्रायल्स। तो ये 294 के अंदर ही मतलब ये है कि जो भी ट्रायल है चालू होने से पहले ही रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस करने से पहले एडमिशन और डिनायल करा लिया जाए तो अच्छा रहता है। तो इसमें भी यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने भी मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ड्राफ्ट रूल्स में लिख दिया है। तो उम्मीद है ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी थी ये
आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये, क्योंकि इससे आपने कई चीज़ें सीखी। एक तो 294 के बारे में अभी सीखा कि हमारी ट्रायल स्टार्ट होने से पहले कराना है। ये मार्किंग के बारे में आपने देखा कि कैसे मार्किंग की जाती है। पहले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मार्क किए जाएँगे, फिर उसके बाद जो विटनेस का नाम लिखा जाएगा। आपको ऑब्जेक्शन लगानी है तो सब्जेक्ट टू द प्रूफ करके मार्क किया जाएगा। और जो विटनेस के बारे में आपने देखा कि जो डॉक्यूमेंट्स की जो मार्किंग है वो P1, P2 करके होगी, और कोर्ट की जो एग्जिबिट्स होंगे C1, C2 करके होंगे, और जो डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हों D1, D2 करके होंगे। और तो ये उम्मीद है कि और टाइप फॉर्मेट में होगा सारा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ड्राफ्ट रूल्स के बारे में बताया गया था। अगर ये आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कई बार आप देखिए इस वीडियो को, आपको कई बार अंदर चीज़ें निकल के आएँगी, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें निकल के आएँगी। अगर आप वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोज़ आते रहें। समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।